सुप्रभात बच्चों। नवांकुर जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। पीएस राजपूत वाणिज्य कक्षा 11 वाणिज्य, इसका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र। इसकी इकाई 3 अध्याय 7, इसका शीर्षक है खाता वही। इंग्लिश में इसको लेजर बोलते हैं बच्चों, खाता वही। अब मैं बच्चों आपको पीछे चलते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा हुई है कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक लेखा, जिसके अंतर्गत अभी आपने जनरल का काम सीखा, सहायक वही, रोकड़ वही, क्रय वही, विक्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, ये सब दोहरा लेखा प्रणाली में इसको प्रारंभिक लेखा कहा जाता है। और इसके अंदर ये तैयार की जाती है। छोटे छोटे व्यापारी केवल नकल वही तैयार करते हैं। बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों में लेन देनों की तादाद अधिक होने के कारण वो जनरल का विभाजन करते हैं, जनरल का उपविभाजन हो जाता है। सहायक वहियों के नाम से जानते हैं, जिसमें आपकी रोकड़ वही, क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, और एक मुख्य जनरल भी होता है। जनरल में वे सारे सौदे लिखे जाते हैं जो अन्य किसी सहायक वही में नहीं लिखे जाते। तो इस तरह से बच्चों पिछले वीडियो तक दोहरा लेखा प्रणाली में संक्षिप्त में प्रारंभिक लेखे का चरण पूरा हो गया है। प्रारंभिक लेखा आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि आगे का जो सब काम होने वाला है, आगे जो आप सब काम करने हैं, प्रारंभिक लेखे पर ही आधारित है। जैसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, अकाउंटेंसी की वो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो पूरी हो गई है। अब मिडिल में हम चलते हैं, फिर अंतिम में चलेंगे। मिडिल, जिसको हम वर्गीकरण के नाम से बोलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जनरल में जो सौदे होते हैं वो सब तिथिवार लिखे जाते हैं। वहाँ इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है कि पहले क्रय को लिखें कि विक्रय को लिखें, या क्रय क्रय लिखें विक्रय लिखें। जो सौदा जिस तारीख को हुआ उस तारीख को नियम अनुसार जनरल या सहायक वही में उसका लेखा कर लेते हैं। अब उसमें लेखा हो जाने के बाद बच्चों हमें ये जानकारी वहाँ नहीं मिलती जनरल या सहायक वहीयों से कि हम एक दृष्टि में ये जानना चाहें कि हमने साल भर में कितना माल खरीदा, कितना बेचा, किससे कितना लेना है, कितना देना है, कितनी संपत्ति हैं, कितने आय हैं, कितने व्यय हैं, वेतन पर कितना खर्च, बिजली पर कितना। ये सारी जानकारी हमें किसी सहायक वही या जनरल से नहीं मिलती है। तो फिर क्या होता है बच्चों, जो हमने प्रारंभिक चरण पूरा किया है, प्रारंभिक पुस्तकों में जो हमने सौदों को लिखा है, प्रारंभिक पुस्तकों में सौदों को लिखने का उद्देश्य सिर्फ बच्चों सौदों को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि इतने सारे सौदे होते हैं, उन सारे सौदों को याद रखना मुश्किल काम होता है। और दूसरा, अगला जो हमें काम करना है वर्गीकरण का, वो प्रारंभिक पुस्तकों से ही पूर्ण किया जाता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि सहायक वहीयों से या जनरल से हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि किसी खाते विशेष के विषय में क्या स्थिति है। तो इसके लिए फिर व्यापारी क्या करता है कि जनरल या सहायक वहीयों में जो सौदे लिखे हैं उनको उनकी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, मतलब क्रय क्रय एक तरफ, विक्रय एक तरफ, यदि राम नाम के व्यक्ति से लेन देन है तो एक तरफ, वेतन एक तरफ, बिजली एक तरफ, ये इनका स्वभाव या प्रकृति के अनुसार एक अन्य पुस्तक में लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम है खाता वही। इसको लेजर के नाम से जानते हैं।
और इन सौदों को अलग अलग खाता बही में लिखना ही वर्गीकरण करना कहलाता है। तो और जनरल से खाते में लिखने की क्रिया को खतौनी करना बोलते हैं, पोस्टिंग करना बोलते हैं। जनरल में सौदों को लिखना एंट्री करना या प्रविष्टि करना बोलते हैं। तो प्रारंभिक लेखे का काम पूरा हो गया है। तो अब ये बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि खाता बही का काम करने से पहले हमें जनरल का काम भी अच्छे ढंग से आना चाहिए, तभी हमारा खाता बही का काम ठीक ढंग से हो पाएगा। तो पहले भी मैंने इस बात को दोहराया था बच्चों, जनरल और सहायक बहियों का काम आप ठीक ढंग से सीखें, अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करने से ही निपुणता, दक्षता आती है, सीखते हैं बच्चों। तो आप बहुत सारी जनरल एंट्रियाँ, बहुत सारी सहायक बहियाँ बना बना करके देखें। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शिक्षक से मार्गदर्शन क्लासों में आप पूछें और सीखें। तो अब मैं आज आपको खाता बही का प्रारूप कैसा होता है, जिसके विषय में वैसे थ्योरी वाले वीडियो में आपको उसका आशय, प्रारूप सब बता दिया है, लेकिन अब व्यवहारिक रूप में उसको कैसे लिखा जाता है वो आज आप देखेंगे। तो यहाँ मैं आज आपको सिर्फ एक खाता बना के दिखा रहा हूँ, और जिस खाते का शीर्षक है क्रय खाता। ये आपकी किताब का सवाल क्रमांक 4 है, पेज नंबर 269 पर है। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है, किताब में भी है। यदि किताब किन्हीं कारण से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सामने नहीं है, तो आप प्रश्न को पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। खाता निम्नलिखित व्यवहारों से क्रय खाता बनाना है और उसका शेष निकालना है। 2017 जनवरी 1 को नगद माल क्रय किया है 30,000 रुपये। खाते में खतौनी करने से पहले बच्चों हमारे दिमाग में जनरल होना चाहिए। इसका जनरल क्या बनेगा, तो मैंने आगे जनरल भी बना दिया है, संक्षिप्त में बनाया, उसको विधिवत फॉर्मेट में तो नहीं बनाया है, बट संक्षिप्त में डेबिट डेबिट और क्रेडिट करके आपको आगे मैंने दिखाया है, बताऊंगा आगे। देखिए, नगद माल खरीदा है, इसमें क्रय है। तपन से उधार माल क्रय किया है 15,000। माल का आहरण किया है 2,000। माल नमूने में वितरित किया है 300 रुपये। और 20 रुपये 20 जनवरी को अग्नि से माल नष्ट हुआ है 4,000 रुपये। ये 5 सौदों को मुझे क्रय बही में लिखना है। 5 में से ऊपर के 2 सौदों में क्रय खाता डेबिट हो रहा है, अर्थात मैं क्रय खाते के डेबिट में लिखूंगा। नीचे के 3 सौदों में क्रय खाता क्रेडिट हो रहा है, तो इनको क्रेडिट साइड में लिखूंगा। यहाँ ध्यान ये रखना है बच्चों, सिर्फ हमें क्रय खाता बनाना है, दूसरे खाते के विषय में जानकारी नहीं पूछी गई है। बट नियम ये कहता है कि पहली जो जनरल एंट्री है, पहली जनरल एंट्री में आप क्रय खाता डेबिट दिख रहे हैं और रोकड़ खाता क्रेडिट दिख रहे हैं। तो जब खतौनी का काम होता है तो वो जनरल या सहायक बहियों की सहायता से होता है। तो पहले हम जिस खाते को डेबिट किया है उसके खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी करेंगे, फिर जिस खाते को हमने क्रेडिट किया है उसके क्रेडिट पक्ष में करेंगे। तो एक साथ इतने खाते यहाँ बना पाना व्यवहारिक संभव नहीं हो पा रहा बच्चों, लेकिन नियम यही कहता है कि पहली जनरल एंट्री के दोनों पक्षों की खतौनी करने में, क्रय खाते की भी करना है और रोकड़ खाते। तो क्रय खाते के डेबिट में होगा और रोकड़ खाते के क्रेडिट होगा। पहला सौदा ये कह रहा है। फिर अगले सौदे पर जाएंगे, उसमें क्रय खाता डेबिट होगा और तपन का खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। फिर आहरण खाता होगा, आहरण खाते के डेबिट में लिखेंगे, क्रय खाते के क्रेडिट। यहाँ बच्चों ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक आय, एक व्यय के नाम से केवल एक ही खाता खोला जाता है। लेन देन कितनी ही बार उस खाते से संबंधित हो जाएं, उन सारे लेन देनों को एक ही खाते में लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन 3 जनरल एंट्रियों में क्रय खाता 2 बार डेबिट हो गया और 1 बार क्रेडिट हो गया। तो इसको डेबिट में लिखूंगा 2 बार को और 1 को क्रेडिट में लिखूंगा। रोकड़ खाता मैं अलग से खोलूंगा, ये दूसरा खाता हो गया। फिर तपन का खाता, ये तीसरा खाता हो गया। फिर आहरण खाता, ये चौथा खाता हो गया। ये अलग अलग करना, इसी को बच्चों वर्गीकरण करना बोलते हैं भाई। तो जितने खाते आएंगे उसके नाम से सिर्फ एक ही खाता खोला। अब रोकड़ कितनी ही बार आ जाए उसी में रोकड़ लिखी जाएगी। तपन से लेन देन कितनी बार हो जाए उसी में आएगा। आहरण कितनी बार कर ले आएगी उसी खाते में।
तो एक पेज विशेष पर हम आहरण खाता खोल लेंगे, एक पेज विशेष पर तपन का खाता खोल लेंगे, एक पेज विशेष पर रोकड़ खाता खोल लेंगे, एक पेज विशेष पर क्रय खाता खोल लेंगे। ये आपको सावधानी रखना है, इसमें खतौनी करते समय ये सावधानी रखी जाती है। जनरल एंट्रियाँ मैंने आपको संक्षिप्त में करके दिखा दी, इनका विधिवत प्रारूप यहाँ नहीं है, लेकिन आप जब खतौनी का काम करेंगे तो पहले आपके दिमाग में ये जनरल एंट्रियाँ होनी चाहिए, तभी संभव होगा कि हमें कौन से खाते में लिखना है और किस पक्ष में लिखना है। हाँ, खतौनी करते समय ये बात ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि जिस खाते में हम खतौनी कर रहे हैं उस खाते के पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमें हमेशा विपरीत खाते का नाम लिखना होता है। जैसे मैं क्रय खाते में खतौनी करूँगा डेबिट में, तो विवरण में रोकड़ खाता आएगा, जैसा कि मैंने केस बुक में आपको बताया था, रोकड़ खाते में बताया था। जब रोकड़ खाते में खतौनी करूँगा क्रेडिट में, तो विवरण में क्रय खाता लिखूँगा। ये खतौनी का नियम होता है बच्चों, कि इसकी हम क्रय खाते के डेबिट में लिखेंगे, यहाँ डेबिट है पहले से, इसी को डेबिट क्रेडिट करने का मतलब होता है। यही सही आकर हम यही पता सीख पाते हैं तो कि इसको डेबिट करो और इसको क्रेडिट करो। तो अब यहाँ क्रय खाता कह रहा है कि क्रय खाते को हमें डेबिट करना है, तो क्रय खाते के डेबिट पक्ष में विवरण में हम रोकड़ खाता लिखेंगे, राशि ये 30,000 लिखेंगे। फिर रोकड़ खाते में जाएंगे तो रोकड़ खाते के क्रेडिट में लिखेंगे, विवरण में क्रय खाता लिखा जाएगा, राशि 30,000। फिर पुनः क्रय खाते में जाएंगे तो डेबिट में तपन का नाम आएगा 15,000। फिर तपन के खाते में जाएंगे, तपन के खाते के क्रेडिट में क्रय खाता लिखकर राशि ये लिखी जाएगी। फिर आहरण खाते में जाएंगे तो आहरण खाते के डेबिट में ये राशि 2,000 लिखेंगे, उसके विवरण में क्रय लिखा जाएगा। और फिर क्रय में जाएंगे तो क्रय खाते के क्रेडिट में आहरण लिख करके हम 2,000 रुपये राशि लिख देंगे। इसी तरह से अगली 2 और प्रविष्टियाँ हैं। इसको नमूने में माल को नमूना खाता भी बोलते हैं, विज्ञापन खाता भी बोलते हैं। विज्ञापन खाता डेबिट है और क्रय खाता क्रेडिट है, तो यहाँ विज्ञापन खाते के डेबिट में लिखेंगे और क्रय खाते के क्रेडिट में लिखेंगे, या जिसके डेबिट में लिखेंगे तो विवरण में क्रय नाम आएगा और इसके क्रेडिट में जाएंगे तो विज्ञापन आएगा। ऐसे ही अग्नि से हानि, आग से यदि माल नष्ट होता है तो अग्नि से हानि खाता डेबिट और क्रय खाता क्रेडिट, ये इसके खाते में लिखेंगे तो डेबिट में और विवरण में क्रय खाता आएगा। जब क्रय खाते में जाएंगे तो ये नाम आएगा। क्रय खाता बच्चों हमेशा डेबिट होता है, और 5 कंडीशन को छोड़ करके जो मैंने पहले बताई थी, 3 इसमें से ये आ गई। माल का आहरण करना, नमूने में माल देना, अग्नि से माल नष्ट होना, और वेतन, और उसमें वेतन के रूप में भी कभी कभी माल दे देते तो वेतन खाता डेबिट क्रेडिट हो जाता है, और दान में माल देने पर दान खाता डेबिट और क्रय खाता क्रेडिट होता है। बाकी हमेशा बच्चों आपका आंसर क्रय खाता हमेशा डेबिट ही होता है। 5 जगह ऐसी हैं, 5 लेन देन ऐसे हैं जहाँ क्रय खाते को हमें क्रेडिट करना होता है। ऐसा करने से हमारा शुद्ध क्रय आ जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में दिया गया माल हम क्रय मूल्य पर ही देखते हैं, ना कि विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। अब ये देखिए खाते का प्रारूप आ गया। खाते का प्रारूप मैंने पहले भी बताया था बच्चों। सबसे पहले हम जो खाता खोल रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना, इस प्रश्न में सिर्फ क्रय खाता पूछा गया है, बाकी खातों को हमने नहीं बनाया है, बट बाकी भी सारे खाते बनेंगे। जिस एक सवाल में जितने भी लेन देन हैं उन लेन देनों में कौन कौन से खातों के नाम आ रहे हैं वो सारे खाते खोले जाते हैं और उनमें खतौनी की जाती है। तो आप यहाँ नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर मैं आपको क्रय खाता बनाना बता रहा हूँ। प्रश्न के अनुसार आपको क्रय खाता बनाना है। तो सबसे पहले हम क्रय खाते का प्रारूप देख लें। कोई भी खाता बनेगा तो कैसे होगा। सबसे पहले बीचों बीच में हमें संबंधित खाते का नाम लिखना हो गया। ये नाम लिखा है मैंने क्रय खाता। जैसे कि आप जानते हैं कि खाते के बाईं ओर के भाग को डेबिट बोलते हैं और दाईं ओर के भाग को क्रेडिट बोलते हैं, तो ये डेबिट क्रेडिट लिख दिया। आप यहाँ अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, परचेस अकाउंट और डीआर और सीआर के नाम। खाते में बच्चों 1 2 3 4 कॉलम आपके डेबिट साइड में होते हैं और 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होते हैं। 2 भागों में बटा होता है खाता। यहीं से हम डेबिट क्रेडिट करने का नियम सीखते हैं कि खाते के बाईं ओर के भाग को डेबिट और दाईं ओर के भाग को क्रेडिट कहते हैं। ये डेबिट क्रेडिट की परिभाषा है। डेबिट क्रेडिट का वैसा कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट को आपको करना सीखना है, बताना है। तो खाते का बाईं ओर का भाग डेबिट कहलाता है और दाईं ओर का भाग क्रेडिट कहलाता है।
फिर खातों को 3 वर्गों में बांट करके उनको डेबिट क्रेडिट करने के नियम बताए गए हैं, वो पिछली वीडियो में आपने सुने, क्लास में भी आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पहला कॉलम दिनांक का होता है, दिनांक वो लिखी जाएगी जो आपने जनरल में लिखी है वही। विवरण में जैसे कि मैंने बताया कि क्रय खाते में लिखूंगा डेबिट में, तो क्रय खाते के डेबिट में जनरल बनाते समय उसका विपरीत खाता कौन सा है, विपरीत खाते का नाम विवरण में आता है। तो यहाँ क्रय टू रोकड़ एंट्री है तो इसका विपरीत खाता रोकड़ा, देखो रोकड़ शब्द लिखा है। ये बात फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, किसी भी खाते में आप खतौनी करेंगे लिखेंगे तो वहाँ विवरण वाले कॉलम में उसका नाम नहीं आएगा। यहाँ आप देखेंगे क्रय खाते में कहीं क्रय शब्द यूज नहीं किया गया। देखिए हमेशा जहाँ जहाँ क्रय खाता डेबिट हुआ है उसका विपरीत खाता लिखा है, और जहाँ जहाँ क्रय खाता क्रेडिट हुआ है उसका विपरीत खाता है। इसलिए मैंने आपको वो पीछे जो आप देखेंगे ये जनरल एंट्रियाँ करने का उद्देश्य, क्योंकि पहले काम जनरल का ही होता है बच्चों, फिर खतौनी का काम होता है। पहले प्रारंभिक लेखा फिर वर्गीकरण का काम होता है। तो अब चूँकि परीक्षा में आपसे खाता पूछा जाता है तो ये चीज़ें आपको मनी मन दोहराने होती हैं, मनी मन दोहरा करके या रफ के तौर पर इसको लिख सकते हैं। ये काम बच्चों रफ काम ही था। ये सवाल है, सवाल आपको नहीं उतारना है, आपको प्रश्न क्रमांक को सवाल नंबर डाल करके कापी में नोट करना है। ये आपको सीखने के बतौर मैंने बताई हैं, शायद आप जनरल करना सीख गए होंगे और नहीं है तो फिर पुनः अभ्यास करें, या अभ्यास भी हो रहा है, बट इसका एक विधिवत प्रारूप होता है। यहाँ मैंने नोट के रूप में दिखाया है इसलिए इसको कॉलम बना करके नहीं लिखा है, लेकिन आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएं इसलिए ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। तो यहाँ इस वाले में देखो बच्चों, क्रय खाता डेबिट हुआ है और रोकड़ खाता क्रेडिट हुआ है। तो क्रय खाते के डेबिट पक्ष में विपरीत खाता रोकड़ खाता, बट राशि मैंने क्रय के सामने वाली लिखी है। इसमें क्रय खाता डेबिट हुआ है और तपन का खाता क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ तो ये इसके एक पक्ष की खतौनी हो गई। दूसरा पक्ष इसका रोकड़ खाता है। जब मैं रोकड़ खाते में लिखूंगा तो बच्चों वहाँ क्रेडिट में लिखूंगा और विवरण में क्रय खाता लिखूंगा। फिर तपन के खाते में लिखूंगा तो तपन के खाते में क्रेडिट में लिखूंगा और विवरण में क्रय खाता लिखूंगा। ये इस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ एंट्री जो हुई है, आहरण खाता डेबिट हुआ है बच्चों, क्रय खाता क्रेडिट हुआ है, तो क्रय खाते के क्रेडिट में आ गए 2000 रुपये। अब आहरण खाते के मैं डेबिट में लिखूंगा और वहाँ विवरण में क्रय खाता लिखूंगा। विज्ञापन या नमूना खाता बोलते हैं, नमूने में सैंपल में जो वस्तुएं दी जाती हैं उसको विज्ञापन खाता या नमूने खाते के नाम से जानते हैं। तो यहाँ विज्ञापन खाता डेबिट हुआ है और नमूना खाता क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ विज्ञापन खाता डेबिट है और क्रय खाता क्रेडिट है, तो क्रय खाते के मैंने क्रेडिट में लिख दी बच्चों। जब विज्ञापन में लिखूंगा तो वो डेबिट साइड पे जाएगा, विवरण में फिर मैं क्रय खाता लिखूंगा। ऐसे ही आग से हानि खाता डेबिट है और क्रय खाता क्रेडिट है, तो इस खाते के डेबिट में लिखूंगा और विवरण में क्रय खाता लिखूंगा। और यहाँ अग्नि, इस तरह से बच्चों इस पूरे में कितने खाते खुल गए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 खाते खुलेंगे। इस सवाल के हिसाब से हमें 6 खाते खोलना होंगे। चूँकि यहाँ क्रय खाता पूछा है इसलिए क्रय खाता बनाया है और उसका शेष निकाल के आपको दिखाया है। लेकिन नियम ये कहता है कि प्रश्न में जितने भी खाते आ रहे हैं वो सब खाते खोले जाते हैं। व्यवहारिक रूप में ऐसा ही होता है, लेकिन परीक्षा में कोई एक खाता विशेष बनाने को आपसे कहा जाता है कि खाता विशेष बना करके दिखाइए। लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम खतौनी का काम करते हैं तो जितने भी खाते सौदों के माध्यम से जनरेट हो रहे हैं, खातों के नाम आ रहा है, वो सब खाते खोले जाते हैं। तो विवरण आ गया। ये जनरल पृष्ठ वाला कॉलम समझ लीजिए। जब आपने जनरल बनाया था तो बच्चों वहाँ क्रय खाता पृष्ठ वाला कॉलम था। तो जब अब मैंने जनरल से इस सौदे को यहाँ लिख दिया है, लिखने के बाद मैं जनरल का पेज नंबर यहाँ डालूंगा और खाते का पेज नंबर जनरल में डालूंगा। इसको पृष्ठांकन बोलते हैं। जब जनरल से सौदों को खाता बही में उतार देते हैं, लिख देते हैं, उसकी पोस्टिंग कर देते हैं, तो पोस्टिंग करने के बाद जनरल के खाता पृष्ठ वाले कॉलम में खाते का पेज नंबर और खाता बही के जनरल पृष्ठ वाले कॉलम में जनरल का पृष्ठ क्रमांक डाल दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि संबंधित खाते की खतौनी हो गई है। और यदि खाता खुला है तो हम आसानी से जनरल में उसको देख सकते हैं, और जनरल खुला है तो आसानी से हम क्रय खाते में जाकर के उसका अध्ययन संक्षेप में रूप देख सकते हैं।
तो ये जनरल पृष्ठ का कॉलम व्यवहारिक रूप में उपयोग में आता है, बट होता है ये। रकम वाले में रकम आएगी, तारीख हो गई। तारीख वैसे ही लिखना है जैसे जनरल में लिखते थे, पहले भी मैं बता चुका हूँ। रोकड़ खाता भी खतौनी का ही काम था, और रोकड़ खाता सहायक बही भी है और 2 in 1 का काम करते। सो इस तरह से बच्चों व्यापारी क्या करता है कि उसके यहाँ साल भर में जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे लेन देनों को पहले जनरल या किसी सहायक बही में लिखता है, साल भर काम चलता है। फिर जनरल से सौदों को खातों में उतारा जाता है। डेबिट के जो खाता डेबिट हुआ उसको डेबिट पक्ष में, और जो खाता क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट पक्ष में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सौदा हुआ है उसका एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा, दोनों में हम खतौनी करेंगे, तब जा कर के हमारा काम आगे का सफल होगा। यदि हमने यहाँ कहीं कोई त्रुटि की तो फिर आगे का काम हमारा कठिन हो जाता है और गलत माना जाएगा उसके लिए। तो ये काम बड़ी एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, ध्यान से करना होता है। ये काम पूरा साल भर चलता है। जनरल में लेखा करने का काम भी पूरे साल भर होता है, सहायक बहियों में लिखने का काम भी पूरे साल भर चलता है, सहायक बहियों से जनरल से खतौनी करने का काम भी साल भर चलता है। जब पूरा साल हो जाता है तब जा कर के बच्चों खातों का शेष निकाला जाता है। खातों का शेष निकालने का तात्पर्य ये होता है कि उस खाते में हमारा कितना अमाउंट शेष है, किसी से लेना है या देना है, या कितना क्रय किया, कितना बेचा, ये जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ नमूने के तौर पर आपको जनवरी माह के लेन देन दिए हैं, तो जनवरी मतलब 1 साल के बराबर हो गए। खातों का शेष हमेशा बच्चों साल के अंत में ही निकाला जाता है, आखिरी में ही निकाला जाता है। लेकिन इतने बड़े लेन देन आपको किताब में नहीं दिया जाता है कि सारे लेन देन, साल भर के लेन देन जनरल में लिखवाएं, फिर आपसे खतौनी करवाएं, फिर शेष निकालें। तो 1 महीने के लेन देन दे करके आपसे उसकी टेस्टिंग करवाई जाती है। तो 1 महीने बराबर या 1 साल मान लीजिए। खातों का शेष हमेशा साल के अंत में निकाला जाता है। तो यहाँ जनवरी का आखिरी दिन 31 जनवरी होगा, तो 31 जनवरी को शेष निकालें। शेष निकालने की प्रक्रिया वही होगी जो रोकड़ खाते में मैंने आपको बताई थी। कोई भी खाते का शेष निकालने की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, फिर से ध्यान से सुन लें। जनरल से या सहायक बहियों से संबंधित खाते में पूरी खतौनी हो जाने के बाद, अर्थात डेबिट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट को क्रेडिट। कई खाते ऐसे होते हैं जिनके केवल एक ही पक्ष में खतौनी होती है, या तो डेबिट में ही होती है और क्रेडिट में ही होती है। कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनके दोनों पक्षों में खतौनी होती है। कुछ खाते खाली एक तरफ डेबिट में होता है, जैसे विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट में कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल। पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट में कुछ नहीं रहेगा। आहरण खाता हमेशा डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही देनदार खाते सब डेबिट रहेंगे, क्रेडिट में एक तरह से खाली रहेगा। तो वे सब हमेशा डेबिट भी रहेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं रहेगा। आय हमेशा सब क्रेडिट रहेंगी, डेबिट में कुछ भी नहीं रहा, खाली रहेगा। तो ये सब काम साल भर चलता रहेगा। जब साल पूरा हो जाएगा तो बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। ये रफ काम है। तो यहाँ देखिए मैंने इसके दोनों पक्षों का जोड़ लगाया, तो इसके डेबिट साइड का जोड़ बच्चों कितना आएगा, 45,000, और क्रेडिट साइड का जोड़ आएगा 5, 4, 9,000 आएगा। ये मैंने नीचे जोड़ के भी बताया। देखिए खातों का शेष कैसे निकालेंगे। इसके डेबिट साइड का जोड़ रफ में कितना आएगा, 45,000, और क्रेडिट साइड का कितना आएगा, 5, 4, 9,000 आएगा। ये रफ काम होता है। तो ये शेष कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इस दर का जोड़ 45,000 आ रहा है, उधर का जोड़ 9 आ रहा है। इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाया, तो घटाने के बाद जिस तरफ कम आ रहा है उस तरफ शेष नीले करके लिखते हैं। शेष नीचे ले गई, हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो बैलेंस CD करके लिखेंगे आप। बैलेंस CD कर करके राशि, अंतर की राशि लिख देंगे, और फिर दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। पहले दोनों पक्षों को बराबर नहीं करना है, ध्यान रखना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अंतिम सौदा जहाँ लिखा गया है उतनी जगह खाली पड़ी रहेगी। खातों का जोड़ हमेशा एक सीध में आता है। देखिए एक सीध में आ रहा है, इसका जोड़ यहाँ नहीं लगाएंगे। ये नियम होता है कि खातों का जोड़ हमेशा एक सीध में ही लगाया जाता है। जहाँ डेबिट, यदि कई बार ऐसा होता है कि एक पक्ष में ही लेन देन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक पक्ष पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है, पूरा का पूरा शेष कहलाता है। तो इसको बोलते हैं खातों का शेष निकालना है। इसको आप थ्योरी के रूप में लिख सकते हो। तो पहले मैंने क्या किया, जनरल से खातों को खाते में के लिखा,
डेबिट राशि डेबिट में लिखी और क्रेडिट राशि क्रेडिट में लिखी। ये प्रक्रिया मैंने कितने दिन की? पूरे साल भर तक की। साल भर पूरा हो जाने के बाद साल के अंत में फिर मैंने दोनों पक्षों का जोड़ लगाया। डेबिट का जोड़ 45,000 आया और क्रेडिट का जोड़ 9,000 आया। ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाया, 45 में से 9 घटाए तो 36,000 रुपये आएंगे। इस अंतर की राशि को कम वाले पक्ष में शेष नीले करके राशि लिख दी और मैंने खाते का जोड़ लगा फिर से दोनों पक्षों का जोड़ पक्का कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसमें ये भी शामिल हो, एक खातों का शेष निकालना कहलाता है। आपको हर खाते का शेष ऐसे ही निकाला जाता है। कुछ खातों का शेष डेबिट होता है, कुछ खातों का शेष क्रेडिट होता है। क्रेडिट शेष तब होता है जब क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा हो और डेबिट साइड का जोड़ कम हो। तो इस तरह से इस खाते का डेबिट शेष कहलाएगा। ये जिस पक्ष का योग ज़्यादा होता है उस पक्ष का शेष हमेशा कहा जाता है। और ये प्रक्रिया बच्चों वहीं से शुरू हो गई है आपकी, जो आपने खातों को डेबिट क्रेडिट करने का नियम सीखा ना, कि क्रय खाता हमेशा डेबिट होगा तो उसका शेष भी डेबिट ही निकलेगा, विक्रय खाता क्रेडिट होगा तो उसका शेष भी क्रेडिट ही निकलेगा। वे डेबिट होते हैं तो उनका शेष डेबिट ही निकलेगा। आय क्रेडिट होती हैं तो क्रेडिट ही शेष निकलेगा। पूंजी क्रेडिट ही होती है तो हाँ, कुछ खाते ऐसे होते हैं इनका एक तरफ शेष हो सकता है। जैसे देनदार सामान्यतः वैसे डेबिट होते हैं तो शेष भी डेबिट ही होता है। लेनदार क्रेडिट होते हैं हमेशा तो उसका शेष भी क्रेडिट होता है। तो व्यक्तियों के खाते में कभी विपरीत शेष जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये खतौनी का काम पूरा होता है। यहाँ केवल क्रय खाता पूछा है। आप चाहें तो इस सवाल के अन्य खाते भी बना सकते हैं, बट इन सब खातों में आप देख रहे हैं एक ही की एंट्री आ रही है, एक ही की एंट्री आएगी और उसको शेष निकाल देंगे। खाते का निश्चित फॉर्मेट बनाएं, कॉलम समानांतर रहें, ये ध्यान रखें आप और कि कॉलम कैसे समानांतर हैं, कैसे हर चीज़ का बड़े अच्छे से पालन किया जाए, सारे नियमों का ठीक ढंग से पालन किया जाए। और आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला खाते का सवाल लेकर के मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।